हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी क्या है? ये थ्योरी कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हेल्पफुल है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करती थी कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो और उसके बेस पर हम कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड कैसे निकालेंगे। तो पहले अपन इसके कुछ बेसिक थिंग्स हैं वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उसकी बेसिक चीज़ें थी। तो वर्नर जो था, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वर्नर। वर्नर थ्योरी जो थी वो सबसे पहले दी, मतलब साइंटिस्ट जिसने दिया था वो था वर्नर। इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वर्नर। वर्नर थ्योरी इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वर्नर। वर्नर ने इसे दिया। अकॉर्डिंग टू वर्नर, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड टू टाइप ऑफ वैलेंसीज आर प्रेजेंट। कि वर्नर के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड में दो टाइप की, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसीज प्रेजेंट होती है। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड टू टाइप ऑफ वैलेंसीज आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू वर्नर. The first is primary valency and the second is secondary valency, and it is the first theory which explain the existence of coordination compound. सबसे फर्स्ट थ्योरी थी वर्नर थ्योरी। उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था EAN कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसके बाद समझाया था VBT और ये CFT। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इससे रिलेटेड नीट जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के जो हैं वो बात करते हैं। तो हमने कहा भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कि अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंसिस्ट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के इक्वल होगी। कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कॉम्प्लेक्स में, हम जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे उसके इक्वल होगी प्राइमरी वैलेंसी equals to oxidation state of central metal atom, and the secondary valency equals to the coordination number in complex. coordination number in complex के इक्वल होगी। coordination number in complex का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करें, हमारा सबसे फेवरेट कॉम्प्लेक्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स में कहा जाए कि साहब प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वर्नर, उसने क्या दिया कि सब K4FeCN6 में यहाँ प्राइमरी वैलेंसी +2 होगी। आपने काफ़ी बार देखा होगा, मैंने क्लास में बताया था, क्लास में वीडियोज़ में बताया कि कैसे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, जो कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, बिकॉज द नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, वाइल प्राइमरी वैलेंसी इक्वल्स टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. प्राइमरी वैलेंसी बैलेंस बाय या सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है बाय नेगेटिव चार्ज लिगेंड, क्योंकि ऑब्वियस है कि प्राइमरी वैलेंसी अगर पॉजिटिव में होगी तो वो सेटिस्फाइड यानी न्यूट्रलाइज किससे होगी, नेगेटिव से होगी। तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड से न्यूट्रलाइज होती है, लाइक Cl-, Cn-, ठीक है। तो इनसे होगी प्राइमरी वैलेंसी बैलेंस बाय नेगेटिव चार्ज लिगेंड, वाइल द सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ लिगेंड। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल, क्योंकि लिगेंड्स पे कैसा भी चार्ज हो सकता है, क्योंकि लिगेंड जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा और उस पर चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव होगी, तो लिगेंड शुड बी नेगेटिवली चार्ज. प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन. मैं आपको अभी आगे वर्नर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से हम प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी, उसका जो थर्ड पॉइंट है यहाँ कि सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन. डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी को हम डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से यूज़ करते हैं. डॉटेड लाइन या डैश लाइन से यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है वो डार्क लाइन से यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो थ्योरी थी वो थ्योरी किससे थी, वर्नर थ्योरी. वर्नर के अकॉर्डिंग क्या था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड टू टाइप ऑफ वैलेंसी आर प्रेजेंट, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो इक्वल्स टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट
is equals to its oxidation state of central metal atom, while the secondary valency equals to coordination number in complex, means the number of ligands. secondary valency equals to the number of ligands. जैसे मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स लिया K4Fe6, तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी जो थी वो कितनी है, प्लस का 2, बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम Fe कितना है, +2, और सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी है, 6. थर्ड में प्राइमरी वैलेंसी बैलेंस बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, किससे होगी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस इट इज बैलेंस बाय नेगेटिव चार्ज लिगेंड, while secondary valency means number of ligand which may be positive or negative or neutral, कुछ भी हो सकता है. Primary valency is represented by dotted line and secondary valency is represented by dark line से हम इसको represent करते हैं. अब मैं आपको कुछ 3 अलग अलग complexes दिखाऊंगा, जिसमें पहले हम अपन बात करेंगे कि इनकी primary valencies क्या है, secondary valencies क्या है. अब आप देखिए, हमें वर्नर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है इन कॉम्प्लेक्सेस का. ये आपके सामने स्क्रीन पे 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं कोबाल्ट के, और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑल ऑक्टाहेड्रल्स. तो वर्नर रिप्रेजेंटेशन हमें शो करना है इनका, कि हमें वर्नर रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करें. लेकिन इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, हमें ये बताना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो इन तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोथ आर इक्वल. तो हम इसका वर्नर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. जैसे मान लीजिए प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू यहाँ कितनी है, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, आप ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6. यहाँ पे भी 5 और 1 6, यहाँ पे भी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6. तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, यहाँ पे भी 3 आएगी, यहाँ पे भी 3 आएगी. यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6. वाई, बिकॉज नंबर ऑफ लिगेंड ऑल अमोनिया 6 हैं. यहाँ पे अमोनिया के 5 और एक क्लोरीन का है, 6 हो गया. यहाँ अमोनिया के 4, क्लोरीन के 2 हैं, तो 6 हो गया. प्राइमरी वैलेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, क्लोरीन पर, बिकॉज द चार्ज ऑन अमोनिया इज 0. क्लोरीन पे चार्ज क्या है, -1. उसके बेस पर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की निकल के आ रही है, +3 और +3. अब हमारे को तीनों कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आएंगे, और हमें इसका वर्नर रिप्रेजेंटेशन करना है. सबसे पहले हमें इसका वर्नर रिप्रेजेंटेशन करना है CuNH3 का 6Cl3. तो मुझे इस बात का पता है कि यहाँ कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी है. तो मैंने कहा साहब यहाँ जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है +3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू है वो 6 है. तो प्राइमरी वैलेंसी +3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. तो मैं पहले सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देता हूँ. सेकेंडरी वैलेंसी को अपन किससे शो करते थे बेटा, डार्क लाइन से शो करते थे. तो मैंने 6 डार्क लाइन बना दी है, ये प्लेन के अंदर है, प्लेन 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 प्लेन, इधर अबव द प्लेन बना दिया, इधर अबव द प्लेन, ताकि मैं प्राइमरी वैलेंसी को भी शो कर सकूँ. लेकिन सबसे पहले मैं सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा हूँ. आप देखिए सेकेंडरी वैलेंसी में कौन है, अमोनिया. सेकेंडरी वैलेंसीज आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाय अमोनिया, नॉट क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वो लिगेंड नहीं है. तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड. लिगेंड क्या होगा, लिगेंड वो होगा जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के साथ बॉन्ड होगा. तो यहाँ क्लोरीन बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसको इसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी को यूज़ नहीं कर सकते. क्लोरीन कभी भी यहाँ इस केस में क्लोरीन कभी भी डार्क लाइन के साथ अटैच नहीं हो सकता. तो यहाँ पर डार्क लाइन के साथ कौन अटैच होगा, NH3, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी का हिस्सा है. NH3 और NH3 इस तरीके से यहाँ पे लिगेंड हो गया. यहाँ पे इन्होंने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, और ये डार्क लाइन जो आ गई वो आ गई 6. क्यों आ गई, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी थी, और सभी सेकेंडरी वैलेंसीज पर मैंने अमोनिया क्यों रखा, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कॉम्प्लेक्स में 6 के 6 अमोनिया के लिगेंड थे. लेकिन अब बात आ रही है कि प्राइमरी वैलेंसी को आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे. तो हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो तो सेटिस्फाइड क्लोरीन के थ्रू हो रही है, और क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. तो हमें 3 क्लोरीन को डॉटेड लाइन से शो करना पड़ेगा, और तीनों क्लोरीन जो है वो इस तरीके से हम डॉटेड लाइन से हम इनको शो करेंगे फर्स्ट. फिर उसके बाद में मान लीजिए आपने यहाँ सेकंड लाइन आ गई, फिर यहाँ से आपकी थर्ड लाइन आ गई. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को. तीनों को मैंने डॉटेड लाइन से शो करा है, क्योंकि डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्योंकि 3 लाइंस बनाई हैं. 3 क्यों बनाई मैंने, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और तीनों की तीनों प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो रही है,
क्लोरीन से, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी का चार्ज कितना है कोबाल्ट पे प्लस का 3, और 3 क्लोरीन जो होगी उन पे चार्ज कितना होगा माइनस का 3। तो मैं एक क्लोरीन यहाँ लगा दूंगा, एक क्लोरीन यहाँ लगा दूंगा और एक क्लोरीन यहाँ लगा दूंगा। तो आप देखिए यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी +3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। +3 मीन्स प्राइमरी वैलेंसी मीन्स +3, 1 2 3, और सेकेंडरी वैलेंसी जो ब्लैक वाली लाइन है वो कितनी है, वो हमारी कितनी है 6। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो होगा उसके अंदर क्लोरीन का कोई भी पार्ट जो है वो लिगेंड की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी का रिप्रेजेंटेशन हमने डॉटेड लाइन से किया है और सेकेंडरी वैलेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे किया है, डार्क लाइन से। आप इस तरीके से दूसरे कॉम्प्लेक्स को देखिए, CONS3 का 5Cl Cl2। सबसे पहले हम हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे ये अमोनिया लगा दिए, अमोनिया लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे दोनों पे लगा देते हैं अमोनिया, अमोनिया यहाँ पे भी अमोनिया लगा दिया, और यहाँ पे एक अमोनिया लगा दिया, और यहाँ एक क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, क्लोरीन लगा दिया। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ क्लोरीन क्यों लगाया, क्योंकि क्लोरीन लिगेंड था। क्लोरीन यहाँ पे ये जो अंदर वाला लिगेंड है वो दो काम कर रहा है, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। आपने कहा ऐसे कैसे, सेकेंडरी वैलेंसी को तो इसलिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और लिगेंड बना हुआ है, तो जो लिगेंड होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। और प्राइमरी वैलेंसी को इसलिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि उस पर -1 चार्ज है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी आएगी, वही 3 आएगी। तो अब हम क्या करें, हमारा यहाँ पे इसका मतलब 1 क्लोरीन जो है, ये वाला जो क्लोरीन है, अच्छा रिमेनिंग ये जो 2 Cl2 है, प्राइमरी वैलेंसी तो 3 से सेटिस्फाइड होगी, तो हमें वैलेंसी तो 3 बनानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक क्लोरीन तो इस तरीके से बनाएंगे यहाँ, और एक क्लोरीन को इस तरीके से बना देंगे इधर। तो आपने देखा 2 तो फ्री क्लोरीन है, ये 2 फ्री क्लोरीन हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन अगर आयोनाइज होगा तो 2 क्लोराइड फ्री आयंस आएंगे, तो 2 क्लोराइड आयन आ गए। लेकिन ये जो Cl था, ये जो डार्क लाइन से अटैच है, ये वाला Cl दोनों काम करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी का तो कर ही रहा है, और उसके साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करेगा। यानी आपने देखा प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन जो है वो दोनों पार्ट, ये वाला जो क्लोरीन है 1 क्लोरीन which is present in coordination sphere behave as both type, behave या satisfied both type of valency secondary and primary both। क्योंकि क्लोरीन इसके अंदर है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, और इस पे चार्ज -1 है, इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आप देखिए पिक्चर में क्लोरीन, एक क्लोरीन प्राइमरी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंडरी को भी कर रहा है, और 2 फ्री क्लोरीन है। अगर यहाँ पे अगर इस कॉम्प्लेक्स में आपको पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयंस आफ्टर आयोनाइजेशन, कि आयोनाइजेशन के बाद कितने क्लोराइड आयन बनेंगे, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा और 3 क्लोराइड आयन एक्वा सोल्यूशन में बाहर चले जाएंगे, क्योंकि 3 प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे, और प्राइमरी वैलेंसी से जो जुड़ा होगा वो इजीली आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी से जो जुड़ा है वो आयोनाइज नहीं होगा, बिकॉज इट इज बॉन्ड विथ कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए हमारे सेकंड कॉम्प्लेक्स में यहाँ नंबर ऑफ फ्री आयोनाइज क्लोराइड आयन कितने होंगे, 2 ही होंगे। ये वाला क्लोरीन नहीं जाएगा क्योंकि ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी के साथ भी अटैच है, इसलिए नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयंस कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से हम हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स आप देखिए, पहले आप चेक करिए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बराबर हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स में देखा कि हाँ हमारे यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में देखिए अमोनिया का 4 है और Cl2 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू तो क्या हो गई, नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। अब अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो x +4 0 +2 -1 इक्वस +1 -1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, यानी प्राइमरी वैलेंसी 3 है। तो आपने देखा तीनों कॉम्प्लेक्सेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ वैलेंसीज आर सेम, बट द वर्नर रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। अब यहाँ पर वर्नर रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ फ्री क्लोराइड आयन, अच्छा पहले हम प्राइमरी वैलेंसी को की जगह सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कीजिए। तो आपने देखा कि आपने ये 2 क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है, 2 क्लोरीन को आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। इधर आप क्या कर रहे हो, अमोनिया को लगा दो, इधर आपने इधर अमोनिया लगा दिया 1 2 और 3, ठीक है।
इस तरीके से रखेंगे कि ताकि ये मैक्सिमम रिपल्शन की पोजीशन पे मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन पे रहे, ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहे। अब यहाँ पर आपने देखा मैंने 4 अमोनिया लगाने हैं मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक अमोनिया 1 2 3 और 4th अमोनिया को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब बात ये आई कि फोर्थ अमोनिया यहाँ पे, अब बात ये आई कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयन 1 ही है, तो इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है, तो मुझे एक फ्री क्लोराइड आयन बनाना होगा। तो मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया, यहाँ से देखिए आप, ये क्लोराइड, ये फ्री क्लोराइड 1 ही है, लेकिन आपने कहा सर प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि बिकॉज 2 क्लोराइड जो है, 2 क्लोराइड लिगेंड बिहेव या सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ये जो 2 क्लोराइड एटम है, वो जो क्लोराइड के मतलब एटम है, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों के साथ यहाँ पे डॉटेड लाइन्स लगानी पड़ेंगी, लेकिन डॉटेड लाइन तो उतनी ही रहेंगी। यहाँ पे ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन दोनों के दोनों लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जबकि आयोनाइज होने वाला आयन कितना है? 1। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आयोनाइज आयन? 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयोनाइज क्लोराइड आयोनाइज क्लोराइड आयन 2, यहाँ पर कितना है? 3। तो अगर अपन कहें कि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में हमें ये कहा जाए कि हमें इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में ये कहा जाए कि 1 2 और 3 इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस को एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डिसॉल्व करें तो मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी? तो ऑब्वियस इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कंडक्टेंस आयन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो आयन्स आएंगे वो टोटल आयन 4 होंगे, कॉम्प्लेक्स का 1, क्लोराइड के 3, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे? 2 और 1 3, यहाँ पे कितने होंगे? 1 और 1 2, यहाँ क्लोराइड आयन 3 आएंगे, यहाँ क्लोराइड आयन 2 आएंगे, यहाँ क्लोराइड आयन कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो वर्नर रिप्रेजेंटेशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आयोनाइज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप वापस देखिए, वर्नर रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी वैलेंसी 3 थी, बाहर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 क्लोराइड आयन है, फ्री है, इसलिए मैंने प्राइमरी वैलेंसी से अटैच किया। सारे के सारे अमोनिया अंदर थे तो इनको सेकेंडरी वैलेंसी से रिप्रेजेंट किया। यहाँ क्लोरीन अंदर भी है, यानी ये क्लोरीन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो 1 क्लोरीन देखो आप, 1 क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, जबकि रिमेनिंग आयोनाइज क्लोराइड आयन 2 है। हमारे थर्ड केस में आप देखिए 2 क्लोराइड एटम सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। 2 क्लोराइड के एटम प्राइमरी को और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और 1 क्लोरीन एटम फ्री है। नंबर ऑफ आयोनाइज क्लोराइड आयन कितना है? 1। तो वर्नर थ्योरी से एक तो हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ आयोनाइज आयन्स कितने होंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख कर भी हम पता लगा सकते हैं कि उनकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यूज़ है वो कितनी होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। देखिए मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स और ला रहा हूँ, जिसे मान लीजिए अपने को यहाँ देखना हो, यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप कि अगर मान लीजिए कि 1 मोल COCl3 डॉट C6NH3 है, 1 मोल COCl3 डॉट 5NH3 है, 1 मोल COCl3 डॉट 5NH3 है, ठीक है। यहाँ पे COCl3 डॉट 6NH3 5NH3 4NH3। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि गिव्स मोल ऑफ AgCl3 देता है, 2 देता है, 1 देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन को, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, और इसमें से ऐसे 3 मोल C क्यों आए, तो हमें ये चीज़ें पता करनी है। तो आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर 3 मोल्स ऑफ AgCl आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आयोनाइज आयन्स क्लोराइड आयन कितने होंगे? 3, क्योंकि एक क्लोराइड आयन आएगा तो 1 मोल AgCl बनेगा। अगर मान लीजिए है ना, क्लोराइड आयन, अगर आयोनाइज क्लोराइड आयन 3 होंगे तो 3 बनेंगे, आयोनाइज क्लोराइड आयन 2 होंगे तो 2 बनेंगे, आयोनाइज क्लोराइड आयन 1 होगा तो 1 मोल ऑफ AgCl PPT बनेगा। जब आप किस में क्या डालोगे, जब आप सोल्यूशन में AgNO3 को मिक्स करोगे, है ना, तो आप इस सोल्यूशन में जब AgNO3 को मिक्स करोगे तो वहाँ पे AgNO3 को मिक्स करोगे, सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, क्लोराइड आयन आएंगे, और वो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, Ag+ से रिएक्ट करके AgCl का PPT बनाएंगे। अब बात आई कि पहले वाले का बंदे ने कहा कि साहब COCl3 6NH3 है, इस सोल्यूशन में अगर अपन AgNO3 को मिक्स करते हैं तो 3 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन होता है। अगर 3 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन हो रहा है तो इट मीन्स स्ट्रक्चर क्या होगा, उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब 3 मोल्स
AgCl निकल रहा है, इसका मतलब क्लोराइड, फ्री क्लोराइड आयन कितने हैं 3, तो हमें क्लोराइड को कितना बाहर दिखाना है 3 को बाहर दिखाना है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप सबसे पहले सेंट्रल एटम रखिए, मॉलिक्यूलर में सेंट्रल एटम ये है, जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स है सबसे पहले आप उनको रखिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अमोनिया 6 हो गए, रिमेनिंग Cl3 बाहर आ गया। अगर आप इसको आयोनाइज करवाओगे, अगर आप इसको आयोनाइज करवाते हो तो ये जो है वो आयोनाइज हो जाएगा CONH3 का 6 प्लस का 3 और 3Cl माइनस, और ये जो 3Cl माइनस है वो 3Ag प्लस से रिएक्ट करके क्या कर देगा 3 मोल ऑफ AgCl आपको ऑब्टेन करवा देगा। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो एक्यूरेट राइट है। क्यों? क्योंकि हमने इससे प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि बंदे ने ये क्या रखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और इसमें AgNO3 डालेंगे तो इतने मोल AgCl के PPT बनेंगे। इसका मतलब 3 तो जब ही बन सकते हैं जब 3 क्लोराइड आयन बाहर हो। तो सबसे बेटर तरीका आपको बनाने का ये है कि आप मोल ऑफ AgCl से पता लगा लेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आयोनाइज क्लोराइड आयन कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयोनाइज क्लोराइड आयन पता लगा लेंगे। दूसरे वाले केस में आप देखिए, दूसरे वाले केस में क्या है कि 2 बंदा बता रहा है कि 2 है, और सबसे पहले हमने हमारा काम किया, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड अमोनिया के कितने हैं 5, और कॉम्प्लेक्स कैसा होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो हमने कहा भैया ये तो जो है वो कैसा होगा CONH3 का 5 और Cl यहाँ पे प्लस का 2, और कितने क्लोराइड आयन निकल जाएंगे 2Cl माइनस आयन निकल जाएंगे। अब ये जो 2Cl माइनस आयन होंगे वो कितने क्लोराइड्स यहाँ पे कितने Ag प्लस से रिएक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस ये तो 2Ag प्लस से रिएक्ट कर सकते हैं, तो क्या बना लेंगे 2 मोल्स ऑफ AgCl बना लेंगे। तो 2 मोल ऑफ AgCl जब ही तो बनाएंगे जब नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयन कितने हो 2 यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयन कितने हैं 3 आफ्टर इन एक्वा सोल्यूशन, आफ्टर आयनाइजेशन इन एक्वा सोल्यूशन। इसके बाद हम अगर थर्ड केस देखें तो थर्ड केस में देखिए आप ध्यान से COCl3 4 अमोनिया दे रखा है, तो आप अमोनिया को 4 ले लो, ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट करना है 2 यहाँ से ले लो, 1 फ्री आयन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा आफ्टर आयोनाइजेशन कि साहब CONH3 का 4 Cl2 प्लस और 1 क्लोराइड आयन, और ये जो क्लोराइड आयन था उसने Ag प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लिया 1 मोल ऑफ AgCl। यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl बना, यहाँ क्या बना 3 मोल्स ऑफ AgCl बना। AgCl बनने के लिए क्लोराइड आयन चाहिए, तो अगर यहाँ आउटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद 3 आयन्स आ रहे थे तो 3 बन गए, 2 आ रहे थे 2 बन गए, 1 आ रहे तो 1 बन गए। लेकिन आपने कहा सर इससे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे प्रिडिक्ट कर देते हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना देते हो, तो बहुत ही सिंपल है। जो भी फॉर्मूला आपको गिवन है सबसे पहले आप न्यूट्रल लिगेंड्स को रखें, उसके बाद नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को रख के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करें, और उसके बाद नंबर ऑफ आयोनाइज कितने आयोनाइज आयंस निकल रहे हैं उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास और है जिसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि साहब आपको ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं PdCl का 2 4NH3, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इसका एक्वा सोल्यूशन मिलाते हैं और AgNO3 मिलाते हैं तो मोल ऑफ AgCl 2 आए, तो आप बताओ कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। इसमें मोल ऑफ AgCl 2 आए, इसमें भी 0 आया, इसमें 1 आया, इसमें 0 आया, यानी यहाँ पे PPT आया ही नहीं, यहाँ पे 2 मोल्स आए। तो इसके बेस पर हमें बताना है। तो अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को आप देखें। सबसे पहले वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, कैसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ हमें हिंट मिला है कि कितने मोल AgCl बाहर निकल रहे हैं, 2 मोल AgCl बाहर निकल रहा है। 2 मोल AgCl बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आयोनाइज, पक्की बात है कि क्लोराइड के जो दोनों हैं वो बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा PdNH3 का 4 और Cl2, क्योंकि अगर Cl2 बाहर लूँगा, यानी सबसे पहले वापस देखिए PdCl2 4NH3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया PdNH3 का 4 Cl2। तो पहले वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा कि मुझे क्लोराइड के 2 मोल AgCl जब ही ऑब्टेन हो सकते हैं जब आउटर मोस्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्लोराइड 2 हो, क्योंकि
यहाँ पे ये आयोनाइज होकर 2 देगा। तो अब आप यहाँ बताइए कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ कितनी होगी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ आ जाएगी 4। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बात समझ में आई। दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास था, ध्यान से देखना, NiCl2 6 वाटर। बंदा ये कह रहा है, हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बंदा क्या कह रहा है कि NiCl2 6 वाटर और हमें कितने मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन हो रहे हैं। तो आपने कहा सर 2 मोल ऑफ AgCl हो रहे हैं, ये देखिए स्क्रीन पर 2 मोल ऑफ AgCl हो रहे हैं। इसका मतलब जो 2 क्लोराइड आयन है वो आउटर सेल में आएंगे। इसका मतलब हमें पूरे को बैलेंस करना है। जब हमने इसको बैलेंस किया तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आया कि H2 का 6 और क्लोराइड को बाहर रख दिया। तो यहाँ पे हमारी सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू होगी, वो सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है बेटा, कितने वाटर से कितने हुए 6, और क्लोरीन 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के सामने लिख रखा है कि 2 मोल ऑफ AgCl, मतलब ऑल क्लोरीन आर present in ionized form, present in ionized, it not doesn't form coordinate bond with metal, यानी ये दोनों क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रही, वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसके बाद हम तीसरा केस देखिए आप। तीसरा केस क्या था, PT Cl का 4.2HCl, और यहाँ बंदे ने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है वो 0 है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर 0 है, PtCl का 4HCl। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब मोल ऑफ AgCl जो है वो 0 आ रहा है। मोल ऑफ AgCl 0 कब आ सकता है, जब ये Cl इसके साथ ही होगा, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, PtCl का 6, ठीक है, और माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा, यानी सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। माइनस का 2 इसलिए आएगा क्योंकि ये साइड में H+ आयन भी बाहर निकलेंगे, 2H+ आयन, क्योंकि जो H पॉजिटिव और Cl है HCl माइनस, और Cl माइनस इससे अटैच हो जाएगा, PtCl6-2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी हुई है, 6। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयन तो है ही नहीं, क्योंकि क्लोराइड के सारे वहाँ चले गए। जब भी तो यहाँ पे कितना आ रहा था, 0 मोल ऑफ AgCl आ रहा है, क्योंकि क्लोराइड आयन फ्री है ही नहीं। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 6। क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू 4 था। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ कॉम्प्लेक्स की, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए आप, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में क्या है, CuCl का 3 4 अमोनिया, और हमें कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन हो रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl आ रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्वियस है कि एक ही क्लोरीन जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होगा। अगर एक ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, NH3 का 4 Cl2 प्लस का 1 प्लस 1 क्लोराइड, यानी यहाँ प्लस का 1 और 1 क्लोराइड, यानी ये बना सकते हैं अपन। यानी यहाँ पे अपने को 2 क्लोराइड को बाहर लेना पड़ेगा और 1 क्लोराइड को, 2 क्लोराइड को अंदर लेना पड़ेगा और 1 क्लोराइड को बाहर, यानी 1 क्लोराइड बाहर आएगा जब ही तो 1 मोल ऑफ AgCl आएगा। अगर दो आते तो 2 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन। तो इस बेस पर हमारा जो फॉर्मूला हुआ वो ये हो गया, और इस बेस पर हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उस सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू यहाँ इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स में कितनी आएगी बेटा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 6। पहले में फोर्थ, फिर 6, फिर 6, फिर 6। लास्ट हमारा एग्जाम्पल जो आ रहा है स्क्रीन पर आप देखिए, लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास PtCl का 2 अमोनिया, और बंदा कह रहा है कि 0 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन। 0 मोल ऑफ AgCl मैं आपको वापस बता दूं, AgCl का PPT आ क्यों रहा है, क्योंकि जब हम इसके एक्वस सोल्यूशन में AgNO3 को डालेंगे तो Ag+ इसके जो भी क्लोराइड आयन होंगे उससे रिएक्ट करेगा। लेकिन अब हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में क्या निकल के आया कि 0 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन। 0 मोल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्लोराइड आयन है ही नहीं बाहर। तो इस बेस पर हम स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ इसके स्ट्रक्चर के लिए क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम कौन हो गया, प्लेटिनम। अमोनिया के कितने लिगेंड हो गए, 2। क्लोरीन के कितने हो गए, 2। नो क्लोरीन इज आउटसाइड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोई भी आयोनाइज होने के लिए प्रेजेंट नहीं है। और इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, 2 और 2 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो हम इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर से यानी ऑब्जर्वेशन से
पता लगा सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसीज की वैल्यू 1 कैसे हुई। आप देखिए, आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वापस देखिए, अगर हमें दे रखा है PdCl2 4NH3, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन 2 मोल ऑफ AgCl आ रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बाहर 2 होंगे। यहाँ पे PtCl का 4 2HCl है, 0 मोल AgCl आ रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोराइड एटम कितना होगा, 0। तो आप देखिए यहाँ पे क्लोराइड का नंबर्स कितना है ही नहीं, इसीलिए जो वो है क्या बोलते हैं 0 मोल ऑफ AgCl, और सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर हम यहाँ बात करें CuCl3 4NH3 1 है, इसका मतलब 1 आउटसाइड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड रिमेनिंग 2 क्लोराइड बिहेव एज लिगेंड। और PtCl2 2NH3 0 मोल ऑफ AgCl, 0 मोल ऑफ AgCl, इट मीन्स क्या है, एक भी लिगेंड, एक भी क्लोरीन का एटम बाहर नहीं है, इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी है, 4। तो इस तरीके से हम वर्नर थ्योरी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर बंदा पूछ ले कि कितने मोल AgCl ऑब्टेन हुए, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयन, कितने क्लोराइड आयन केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कितने क्लोराइड आयंस जो है नंबर ऑफ आयंस विच सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी, determine the number of ion which satisfied secondary valency, how many number of moles of AgCl are obtained। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ हमें वर्नर थ्योरी के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, हेलो MSPNs, हाउ आर यू। अपन इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कोई बॉन्ड जरूर होगा कार्बन और मेटल के बीच में। ऑर्गेन मतलब ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, और मेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मीन्स दोज कंपाउंड इन विच एट लीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट आर नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड जरूर होना चाहिए। मेटल और कार्बन के बीच में मेटल कुछ भी हो सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हो सकता है ना। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा हमारे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मीन्स दोज कंपाउंड इन विच एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट are known as organometallic compounds। मीन्स मेटल और कार्बन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ OMC। OMC के लिए हम यहाँ पे लिया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होती हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप: सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एंड थर्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच कंटेन्स पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन्स, एंड दोज कंपाउंड इन विच सिग्मा एंड पाई बोथ bond are present between metal and carbon are known as सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मीन्स सिग्मा बॉन्ड आप जानते हो, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा एंड रिमेनिंग covalent bonds during formation during between carbon and metal are pi bond। तो sigma bond present between metal and carbon। sigma bonded organometallic compound means those organometallic compound in which sigma bond present between metal and carbons। उसमें सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल जो आता है वो आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऑल्सो शो कर सकते हैं RMgX से, जहाँ पे R अल्काइल ग्रुप होता है, Mg होता है, X हेलोजन होता है। हमारा कॉमन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है CH3MgBr। यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगी तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो मैग्नीशियम हो गया मेटल और कार्बन हो गया
कार्बन तो कार्बन तो एलिमेंट है ही, तो हमारा मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, दोनों के बीच में CH3 MgBr, इसको अपन बोल सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका कंप्लीट नेम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फर्स्ट एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, विच में बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो इसको अपन शो कर सकते हैं बेटा R2CD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CD यहाँ पे मेटल है और R कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया C2H5 CD C2H5, तो अपन इसको यहाँ ये कह सकते हैं कि डाई इथाइल कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम की दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कैडमियम मेटल है और कार्बन के बीच में यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड इज सिग्मा, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिग्मा bonded organometallic compound. It is the example of sigma bonded organometallic compound. उसके बाद हम बात करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है जो एल्कीन के अंदर काम आता है रिएक्शन के अंदर। ये क्या होता है, ट्राई मिथाइल अल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्राई मिथाइल अल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड, ये TiCl4 यहाँ पे कंपाउंड होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ कंपाउंड, इसका एग्जांपल है सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फ्रैंकलिन रिएजेंट। फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या होता है, डाइथाइल जिंक। डाइथाइल जिंक इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएजेंट। आप देखिए ये जिंक मेटल है, मेटल अटैच है इधर कार्बन से, इधर भी कार्बन से, और यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चरल व्यू देखना चाहें तो उसका देखिए ये जिंक से कार्बन अटैच हो गया, CH2 CH3 CH2 CH3। आप देख रहे हो कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, आप देख रहे हो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो एटलीस्ट जो बॉन्ड बना हुआ है वो सिग्मा है, उसका नेचर कैसा है, सिग्मा। इसीलिए वी कैन से दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड व्हाट इज दिस नेम, C2H5 ZnC2H5 डाइथाइल जिंक। इसका हम नाम क्या देंगे, डाइथाइल जिंक। एंड कॉमन नेम तो डाइथाइल जिंक है, उसका स्पेसिफिक नेम इट्स आल्सो नोन एज फ्रैंकलिन रिएजेंट, इसको फ्रैंकलिन रिएजेंट भी बोलते हैं। इसके बाद हमने फिफ्थ एग्जांपल है TEL। TEL मीन्स टेट्रा इथाइलेट। टेट्रा इथाइलेट, इसके फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा इथाइलेट। लेड यानी आप जानते हो Pb82 एटॉमिक नंबर होता है। टेट्राइथाइल मीन्स C2H5 की पावर कितना, नंबर ऑफ C2H5 4 Pb, टेट्राइथाइल लेड। आप इसे शो करना चाहें कैसे करेंगे, Pb CH2 CH3, Pb के साथ CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अगर मैं यहाँ पूछूँ आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स, कितने मेटल कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो 4 है, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 4 मेटल कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे 2 मेटल कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन और मेटल के बीच में तो 1 मेटल कार्बन बॉन्ड है। तो ये एग्जांपल्स हैं सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम किनको कहते हैं, दोज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच कंटेन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन है, फर्स्ट Grignard reagent, second डाई कैडमियम, थर्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट, फोर्थ फ्रैंकलिन reagent एंड फिफ्थ TEL। TEL means tetraethylate। Tetraethylate is common examples of सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड टाइप जो है हमारी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, नाम से ही आ रहा है कि यहाँ पाई बॉन्ड दोनों के बीच में मेटल और जो कार्बन का ग्रुप होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप जो होगा उसमें कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड का नेचर होगा। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड विद ए ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप विच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स कि मेटल जो होता है वो किसी ऑर्गेनिक ग्रुप से अटैच होगा जिसके पास पाई बॉन्ड होगा, जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, और वो जो डबल और ट्रिपल होंगे वो उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके साथ बॉन्डेड होगा। इन दिस कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि पाई बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस है कि वन पाई बॉन्ड कंटेन टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड डोनेट इनटू वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट किए जाएंगे वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में डोनेट किए जाएंगे। फर्स्ट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जाइसेल। जाइसेल ने सबसे पहले खोजा था और उस कंपाउंड का नेम था जाइसेल सॉल्ट। जो फर्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसने डिस्कवर किया था, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो एग्जाम्पल होगा साइंटिस्ट जाइसेल, और उसने जो सॉल्ट खोजा था वो जाइसेल सॉल्ट। हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है कि जाइसेल सॉल्ट होता क्या है, जाइसेल सॉल्ट। डाइसेल सॉल्ट में क्या है, पोटेशियम बाहर की तरफ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर Pt, सेंट्रल एटम Pt है, क्लोरीन के 3 लिगेंड है और एक ऑर्गेनिक ग्रुप है C2H4। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम ईटा कहते हैं। ईटा की पावर 2 का मतलब क्या है कि ये इस चीज़ को शो कर रहा है, ईटा यहाँ पे इस चीज़ को शो कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइंड विथ मेटल एटम, कि कितने, मतलब ऑर्गेनिक जो ग्रुप है उस ग्रुप में कितने कार्बन आइटम्स होंगे जिससे वो अटैच होगा। तो आप ये देखिए C2H4 है तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, 2, तो ईटा की पावर 2 हो गई। अगर C5 होता तो 5 हो जाता, 6 होता तो 6 हो जाता। तो ईटा यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक ग्रुप। तो अगर आप यहाँ देखिए कि अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियस कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है वो कितनी आ रही है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स आप देखिए, प्लेटिनम, क्लोरीन 3, C2H4, यानी ये 4 हो गया। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, क्योंकि इट इज़ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, वो ज्योमेट्री जो आ रही है वो कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, और DsP2 होगा तो इसका मतलब ये ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ईटा किस चीज़ को शो कर रहा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइन विद मेटल एटम या नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक ग्रुप। अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए आप, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपन ने बनाया है, सेंट्रल एटम Pt है, नंबर ऑफ कितने क्लोराइड के कितने लिगेंड है बेटा, 3, तो 1 क्लोराइड डोनेट कर दिया, सेकेंड ने डोनेट कर दिया, थर्ड ने डोनेट कर दिया। फोर्थ को आप देखिए बहुत ध्यान से, ये एथीन का ग्रुप है, C2H4 मीन्स एथीन, C2H4 क्या होता है, एथीन होता है, C2H4 C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसके वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लॉन पेयर चाहिए, और लॉन पेयर देगा कौन, इसके पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे डोनेट होते हैं और ट्रांसफ़र होके इस प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसको पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि मेटल ये है और ये ऑर्गेनिक ग्रुप है कार्बन का जिसके साथ ये अटैच है और उसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक है, क्योंकि ये पाई बॉन्डेड, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं ग्रुप के पास। ग्रुप के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर ग्रुप के पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बना सकता। तो आपने देखा यहाँ इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सिग्मा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर की तरफ ट्रांसफ़र हुए, जिससे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। और ये जो ग्रुप था इथाइन ग्रुप, एथीन ग्रुप, इसमें नंबर ऑफ कार्बन के जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 2, इसीलिए हम इसमें यहाँ C2H4 ईटा 2 लिखते हैं। तो ये जाइसेल सॉल्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आई, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, और ईटा मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइंड विथ मेटल एटम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सेकेंड एग्जाम्पल के बाद, फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद में सेकेंड एग्जाम्पल जो बात करेंगे वो करेंगे फेरोसीन। आप देखिए फेरोसीन हमारे पास स्क्रीन पर है, फेरोसीन FeC5H5 का होल 2, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। कई बार इसमें क्वेश्चन नेम से पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाता है, ज्योमेट्री से पूछा जाता है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंपाउंड से पूछा जाता है, नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए बात करते हैं FeC5H5 का 2। C5H5 क्या होता है, C5H5 को हम कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनल। तो इसका नाम क्या होगा, मैं डाई 2 है तो डाई नहीं लगाऊंगा, बिकॉज लिगेंड के बीच में क्या आ रहा है, पेंटा वर्ड आ रहा है, डाई वर्ड आ रहा है, तो मैं यूज़ करूँगा बिस, ब्रैकेट बंद अपना, साइक्लो
पेंटाडाइनिल, ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था। पेंटाडाइनिल सेंट्रल एटम कौन है? आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे तो ये आएगी 2, क्योंकि C5H5 पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। C5H5 पे जो चार्ज है वो -1 है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा तो आपको मैंने बताया था। आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। नो, इट इज़ रॉन्ग, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि C5H5 जो था वो आपको बताया था अपन स्ट्रक्चर में। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। अगर हम C5H5 की बात करें तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यानी कि यानी ये 3 लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। 3 डोनर एटम्स के पास हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो अगर एक जना 6 पाई देगा तो 2 जने 12 पाई देंगे, और 12 पाई देंगे तो ऑब्वियस 6 लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और 6 लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Da2sp3, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? D2sp3। बच्चे गलती करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन करके, गलत नहीं करना है। जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर शो करें तो देखो हम इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास ये होना चाहिए Fe eta5C5H5 का 2। यहाँ आपको पता ही है कि ईटा कितनों को शो कर रहा है? 5 को। क्यों? क्योंकि ईटा जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक ग्रुप, कितने कार्बन है तो 5 है। तो ऑब्वियस 5 समझ में आ गए होंगे आपको, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब आप देखिए ये एक C5H5 ग्रुप है, ये दूसरा C5H5 ग्रुप है, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की तरफ, इसकी तरफ यहाँ बॉन्ड होके डोनेट होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और इस ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होके बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ये कार्बन का ग्रुप है और ये कौन है? मेटल। तो मेटल और कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यानी जो ग्रुप है उस ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में डोनेट होके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इधर भी मेटल के पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्डेड, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसका स्पेसिफिक नेम फेरोसीन भी बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, फेरोसीन पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है। फेरोसीन इज द एग्जांपल ऑफ pi bonded organometallic compound. Its IUPAC name is bis cyclopentadienyl iron second. Its hybridization is D2sp3, geometry octahedral, and how many number of metal carbon बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, क्योंकि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 C5H5 कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n की वैल्यू 5। इसी तरीके से हमारा थर्ड एग्जांपल है डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम का मतलब है कि क्रोमियम की दो बेंजीन की 2 रिंग्स होंगी और उनके बीच में क्रोमियम कंपाउंड क्रोमियम मेटल की तरह बिहेव करेगा। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है Cr eta6 C6H6 का होल 2। तो आप समझ रहे होंगे कि eta6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो अब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास, ये बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग, ये सेंट्रल में हमारे पास क्रोमियम, बेंजीन की रिंग और हमारे पास सेंट्रल में कौन है? क्रोमियम है। तो बेंजीन के पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3। एक 1 पाई बॉन्ड कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 पाई बॉन्ड कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे भी 6 पाई और यहाँ पे भी 6 पाई, तो इसका मतलब 12 पाई हो गए। 12 पाई यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड्स। भाई 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लिगेंड्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ऑब्वियस हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब बॉन्डिंग को शो करें तो यहाँ पे इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्रोमियम की तरफ डोनेट होंगे, और यहाँ पर इस बेंजीन की रिंग के भी डोनेट होंगे, जो कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे। पाई बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल होंगे। इसे हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। डाइबेंजीन क्रोमियम इज ऑलवेज सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड आपने देखा होगा, सैंडविच कैसे बनाते हैं? 2 ब्रेड की स्लाइड्स और उनके बीच में आलू को भर दिया जाता है। यहाँ पे भी हमारी ये 2 ब्रेड स्लाइड्स हैं, 2 बेंजीन की रिंग्स हैं, उनके बीच में क्रोमियम अटैच है, एंड इट इज अ कंपाउंड, इज एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड कंपाउंड आता है, थर्ड एग्जाम्पल हमारा जो आता है वो हमारा है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिग्मा भी हो, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी हो और पाई बॉन्ड भी हो। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल्स। आपको ने देखा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में मेटल कार्बोनिल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, NiCO का 4, FeCO का 5, CrCO का 6, Fe2CO का 9। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बनाते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 या 7 या 8 या 9 या 10, यानी हमारी पीरियोडिक टेबल में 6, 7, 8, 9, 10 ग्रुप के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लोग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल कार्बोनिल्स कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है कहाँ, मेटल और कार्बन के बीच में। तो देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10 इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, in metal carbonyl oxidation state should be zero. Zero oxidation state forms such type of organometallic compound. जिस टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से बनाते हैं। दोज कार्बोनिल हैव बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन मेटल एंड कार्बन। मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कौन कौन से हमारे एग्जांपल है, तो NiCO का 4, टेट्रा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन, टेट्रा कार्बोनिल निकल पेंटा कार्बोनिल आयरन, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप जो निकल है वो कौन सा है, 10th ग्रुप है। यहाँ पे आयरन कौन सा है, 8th ग्रुप है। क्रोमियम कौन से ग्रुप से है, 6th ग्रुप से है। मैग्नीज कौन से ग्रुप से है, 7th ग्रुप से है। कोबाल्ट कौन से ग्रुप से है, 9th ग्रुप से है। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 12। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हो सकता है, हम मेटल कार्बोनिल्स आपने पढ़ा होगा, अपन ने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी था कि मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है कि पहले जो लिगेंड होता है वो अपने लॉन पे डोनेट करता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और सेकंड केस में मेटल फिल्ड डी ऑर्बिटल डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स या ओवरलैप विद द वैकेंट orbital of carbon and form back bonding and it is also known as synergic bonding। वो synergic bonding को बनाते हैं। तो इस तरीके से मेटल कार्बोनिल जो होते हैं उस मेटल कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। मेटल और कार्बन के बीच में both type of character are present between metal and carbon, sigma and pi both type of character। it's also known as back bonding or also known as synergic bonding and its effect known as synergetic effect। What are the uses of organometallic compounds? सबसे पहले हम बात करें TEL टेट्राइथाइलाइड इज यूज एंटी नॉकिंग कंपाउंड इन पेट्रोल। इसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। एंटी नॉकिंग मीन्स जो रफनेस होती है, इंजन बहुत ही स्मूथली चलता है, रफनेस नहीं होती। तो जितना ज़्यादा टेट्राइथाइलाइड्स हम मिलाते हैं पेट्रोल इंजन जो है वो स्मूथली रन करता है। इसके बाद CH3MgX, CH3Mg मिक्स मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, ईस्टर है, साइनाइड्स हैं, इनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बना सकते हैं। इसके बाद ट्राई अल्काइल अल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड, ट्राई अल्काइल अल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जिग्नर नाटा कैटलिस्ट। जिग्नर नाटा कैटलिस्ट यूज फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन यानी जब हमें फॉर्मेशन करना होता है एथीन से पॉलीएथीन का, पॉलीप्रोपाइलिन का, तो हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक एग्जांपल एक और होता है हमारे पास विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट को हम बोलते हैं ट्रेस। ये ट्रेस हो गया, यहाँ पे ट्रेस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, ट्रेस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। इस विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि एल्कीन जो होगी वो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। एल्कीन हाइड्रोजनेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्केन और एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के यूज़ होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। कंपाउंड्स आर classified in 3 types. The first is sigma bonded, second pi bonded, third sigma and pi bonded both. sigma bonded में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम बात कर सकते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट, टेट्राइथाइलाइड मीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, नॉन एन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड व्हेन
pi bond present between metal and carbon known as pi bonded organometallic compound. When sigma and pi both type of bond are present between metal and carbon known as sigma एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. और इनके सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल्स. मेटल कार्बोनिल्स में आपको पता ही है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके पार्शियल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते थे, और इस पाई बॉन्ड से सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर डेवलप होते हैं. इस तरीके से ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये इनके यूजेस हैं. टेट्राइथाइलाइड्स का यूज़, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ट्राइल कैडमियम जस्ट ऑल्सो नॉन एज जिगलर नाटा catalyst, Wilkinson catalyst, which is also which name is tris triphenyl phosphine rhodium chloride used for the hydrogenation of alkane. तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंप्लीट हुआ.